न्यायिक आयोग की टीम की जांच अब तेज हो गई है। हाथरस पहुंची है न्यायिक आयोग की टीम। जो खबर सामने आ रही है, 3 सदस्यीय टीम की कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन से मांगी गई है अभी तक की जांच की पूरी डिटेल। तो जिस न्यायिक आयोग का गठन किया गया था उसकी टीम अब जांच के लिए हाथरस पहुंची है। हाथरस हादसे पर एक्शन जारी है, जांच भी चल रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो अब न्यायिक आयोग की टीम भी कार्रवाई में जुटी है। आज न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने हाथरस पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इस जांच टीम ने अपनी पड़ताल के दौरान मीडिया से दूरी बनाई हुई है। न्यायिक आयोग की टीम ने आज जांच की शुरुआत हाथरस की पुलिस लाइन से की। हाथरस के एसपी और डीएम समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अब तक की जांच रिपोर्ट और अपडेट की पूरी जानकारी न्यायिक आयोग की टीम को सौंपी है। हाथरस भगदड़ कांड के बाद सीएम ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। न्यायिक आयोग की कार्रवाई से पहले बाबा ने एक वीडियो के जरिए अपना बयान और पक्ष जारी किया। ऐसे में बाबा के वीडियो बयान का मतलब ही समझ लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस बाबा को पकड़ना नहीं चाहती? न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंची मगर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या पुलिस बाबा को आरोपी बनाने से बच रही है? क्या बाबा का नाम जानबूझकर एफआईआर में नहीं डाला गया है? सवाल ये भी है कि क्या पुलिस प्रशासन मानता है कि बाबा निर्दोष हैं? और हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद से वो काफी दुखी है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और वहीं स्वयंभू भोले बाबा 5 दिनों से मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में मौजूद हैं। बिछुआ आश्रम से आप देखिए टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ये लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट। 5 दिन के बाद अब बाबा सामने आए हैं। एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना की है। उन्होंने कहा हम भारी दुख में हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इस उपद्रव के पीछे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हें कानून पर भरोसा है, इस तरीके की चीजें की। और ये भी कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसका घायलों का इलाज कराया जाएगा, परिवार को पूरी तरीके की मदद की जाएगी और ये जिन परिवार में लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार का आजीवन खर्चा वहन किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा ने कहा है कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। तो बाबा को आखिर किस पर शक है?
क्या कोई साजिश की गई थी और साजिश के तहत ये भगदड़ को अंजाम दिलाया गया जिसमें 121 लोगों की मौत हुई? आखिर कौन वो साजिश करता है, किसकी तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं, कैसे ये भगदड़ हुई, तमाम सवाल हैं। और बड़ी खबर है, बात करेंगे बीजेपी के झंडे वाली स्कॉर्पियो पर TV9 के खुलासे की। बाबा के आश्रम के पास दिखी स्कॉर्पियो पर बड़ा खुलासा। बीजेपी का झंडा लगी स्कॉर्पियो तक पहुंचा TV9। मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में दिखी थी स्कॉर्पियो। मैनपुरी एटा हाईवे के टोल पर दिखी थी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मालिक ने TV9 पर किया बड़ा खुलासा। और आपको आगे बताएंगे स्कॉर्पियो के मालिक ने क्या खुलासा किया, लेकिन उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो स्कॉर्पियो के रहस्य को बेपर्दा करती हैं। पहली तस्वीर में स्कॉर्पियो की वो तस्वीर है जो TV9 ने हादसे के अगले दिन यानी 3 जुलाई को सबसे पहले दिखाया था, जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था और ये कार मैनपुरी के बिछवा आश्रम से निकलती हुई दिखी थी। दूसरी तस्वीर है जो एटा मैनपुरी हाईवे के टोल के CCTV में कैद हुई थी और संवाददाता विपिन चौबे ने यह एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने किया था। और तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब कार मालिक के पास TV9 पहुंचा था। और आपको विपिन चौबे की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद। 2 जुलाई को हाथरस के फुलरई में एक बड़ी घटना के बाद जिसमें 122 लोग मारे गए, उस सत्संग को करने वाले तथाकथित बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा उर्फ सूरजपाल किस तरफ गया, कहां गया, कौन सी गाड़ी में बैठा था, उस गाड़ी का नंबर क्या है, पहली बार टीवी पे आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बाबा की गाड़ी में आगे की सीट पर कौन बैठा था, बाबा किस गाड़ी में सवार था, बाबा की गाड़ी का नंबर क्या था और बाबा के गाड़ी काफिले में कितनी गाड़ियां चल रही थी, वो सब कुछ आपको TV9 भारतवर्ष पहली बार दिखाने जा रहा है। और ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप, ये 2 जुलाई की फुटेज है जिसमें 2:09 पर ये टोल प्लाजा, हासूपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, आसपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है उसको क्रॉस करा है। 2 जुलाई को आसपुर टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए ये तस्वीर है और ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है जिसका नंबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, DL 10CH8756। और इसमें आप देखेंगे आगे बैठा शख्स शीशा खोल के हाथ दिखा रहा है कि टोल नहीं लेना है। और यहां टोल पर बैठे जो कर्मचारी हैं बेचारे, वो टोल, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां आती हैं, नियमों को धत्ता बताते हुए ये लोग बिना टोल दिए यहां से गुजरते हैं और टोल के बैरियर को हटा दिया जाता है। ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है। जी। अब इसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी का हम आपको नाम, बस ठीक है, UP 14 DX 1234, ये उस काफिले की दूसरी गाड़ी का नंबर है। और ये तीसरी गाड़ी, ये हुंडई की गाड़ी है लेकिन इसका नंबर स्पेशल है। आमतौर पर ऐसे नंबर्स या तो आर्मी की गाड़ियों को मिलते हैं या फिर एम्बेसीज की गाड़ियों को मिलते हैं। नंबर है 23BH983M। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 23BH0983M। ये हुंडई की गाड़ी है और ये क्रेटा गाड़ी है जो काफिले में नंबर 3 चल रही थी। इसी व्हाइट गाड़ी के पीछे बाबा की गाड़ी है जो XUV 700 बताई जा रही है और उस गाड़ी में नंबर है या नहीं है, आगे की तस्वीरों में जरा भैया दिखाइए। अगली गाड़ी कौन सी है, ये उस टोल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आसपुर टोल प्लाजा है ये। और बस आप रोकिए, ये वो गाड़ी है जिसमें बाबा सवार होकर वहां से निकला था। इसी गाड़ी के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में झूठ बोला गया और यह कहा कि घटना के दिन वो घटना से कई घंटे पहले निकल गया था। और देखिए इस स्कॉर्पियो पर एक और बड़ी खबर, TV9 पर स्कॉर्पियो मालिक नरेंद्र का खुलासा। मैनपुरी के बिछुआ से सुबह 11 बजे निकला था, 12 से 1:30 बजे तक बाबा के साथ हाथरस में रहा। ये स्कॉर्पियो मालिक की तरफ से TV9 पर खुलासा। 1:30 बजे हाथरस से काफिले के साथ निकला, बिछुआ पहुंचने पर हादसे की जानकारी मिली है। काफिले में हम गए थे, काफिले में जब काफिला स्टार्ट हुआ था करीब 11 बजे के आसपास बिछुआ से सिकंदराबाद पांडाल के लिए निकले थे 11:05 या 6 मिनट पे लगभग। उसके बाद 12 बजे के आसपास हम बिछुआ पहुँचे, सिकंदराबाद पांडाल में पहुँचे, वहाँ ब्रह्मवाणी सुनी और 1:30 बजे के आसपास जब सत्संग समापन हो गया, जैसे ही आरती स्टार्ट हुई
फिर वहाँ से वापस गुरुजी के साथ हम काफिले में निकल गए बिछवा के लिए। जैसे ही हम बिछवा पहुँचे तो मेरे पास मेरे साथियों का फ़ोन आया कि नरेंद्र भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है, पांडाल पे घटना घट गई है, कुछ फिसलन के वजह से कुछ संख्या में लोग गिरते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, आप जल्द से जल्द आ जाओ। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जब तक एम्बुलेंस वगैरह बुलाओ और जो आयोजक करता है कमेटी वाले, आप उनको इन्फॉर्म करो, उनको बुलाओ, वो आके देखेंगे जब तक हम पहुँचते हैं। क्योंकि मैं बिछवा हूँ, यहाँ से पहुँचने में लगभग मुझे 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 58 किलोमीटर की दूरी थी और 58 किलोमीटर पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और देखिए बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, स्कॉर्पियो मालिक नरेंद्र का सनसनीखेज खुलासा है। कुछ स्थानीय गुंडों ने मारपीट की, सत्संग में पहुंचे लोगों ने भगदड़ मचाई और मारपीट की वजह से ही भगदड़ मची थी। फायर ब्रिगेड की पानी से फिसलन भी हुई। तो देखिए स्कॉर्पियो का मालिक है नरेंद्र, उसने ये खुलासे किए हैं। ये बताया कि कुछ गुंडे थे जो एक ड्रेस में थे और थोड़े मोटे मोटे से थे और जो अपने आप को बता रहे थे कि हम सत्संग में ही हैं, लेकिन उनको कभी देखा नहीं गया। उन्होंने भगदड़ मचाई, उन्होंने कुछ मारपीट करी, जिस वजह से भगदड़ ज़्यादा मची। और वहीं फिर उस भगदड़ को ख़त्म करने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, उन्होंने अपना प्रेशर चलाया। उस प्रेशर से संगत इधर उधर ज़्यादा भागने लगी, रपटन हो गई थी, फिर गिरने लग गई, फिर अफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। सेवादारों ने नहीं करी, वो सेवादार नहीं थे, वो वहीं के कोई लोकल थे या कुछ थे। हमारे एटा में भी कुछ है जिन्होंने लाइव देखा था कि वो कौन लोग थे, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें दिखाया जाएगा तो हम उनको पहचान भी सकते हैं। और बीजेपी का झंडा लगाने पर स्कॉर्पियो मालिक की सफाई, बीजेपी का फैन होने की वजह से झंडा लगाया। स्कॉर्पियो कार में हमेशा झंडा लगा रहता है, सिर्फ काफिले में जाने की वजह से झंडा नहीं। ना, पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं जो हूँ वो मोदी जी का बहुत फैन हूँ, इस वजह से मैं गाड़ी पे लगाया हुआ है। और काफिले में ही नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, 24 घंटे मेरी गाड़ी पे झंडा लगा हुआ होता है। मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बीजेपी पार्टी के समर्थन में हूँ। रिश्तेदार भी हैं, बट ये जो मैंने लगाया हुआ है झंडा, वो मैंने रिश्तेदारों की वजह से नहीं लगाया हुआ है। इधर बाबा सूरजपाल के मैनपुरी वाले आश्रम में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है, तो आश्रम के अंदर वीडियोग्राफी की भी मनाही है। आप देखिए बिछवा आश्रम से संवाददाता पुनीत शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा के आश्रम में यहाँ दरवाजे पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है, यहाँ तक कि आश्रम के अंदर भी कोई सीसीटीवी नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जिसको छुपाने के लिए बाबा नारायण साकार हरि अपने आश्रम में कोई सीसीटीवी नहीं लगाता? आप देखेंगे दीवारों पर भी कई जगह लोग सीसीटीवी लगाते हैं, लेकिन आश्रम की ये जो करीब 30 फीट ऊंची दीवार है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई एक भी सीसीटीवी नहीं है, जिससे अनवांछित लोगों पर या किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखी जाए। अगर कुछ होता है तो उसके बारे में एविडेंस हो सके, पुलिस इकट्ठा करे या खुद बाबा इकट्ठा करें अगर कोई घटना होती है। लेकिन आश्रम में कहीं भी ना तो अंदर और ना बाहर एक भी सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ये मैनपुरी के बिछवा आश्रम की दीवारें हैं, जबकि बाबा के जो दूसरे आश्रम हैं वहां पर भी किसी भी तरीके का कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। ये बाबा के बिछवा आश्रम का मुख्य द्वार है। देखेंगे आप, यहां पर भी एक भी सीसीटीवी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। हाथरस हादसे पर एक और अपडेट है। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर आरोप, सरकार छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर अपनी नाकामी छुपा रही है। सैकड़ों मौत की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। हाथरस हादसे में गिरफ्तारियों की न्यायिक जांच हो। देखिए अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का ये बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सैकड़ों मौत से सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। छोटी मोटी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, जो मौके पर नहीं थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया। और हाथरस कांड पर यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी चरण रज लो। बेबी रानी मौर्य के मुताबिक जांच में पता चलेगा कि भोले बाबा दोषी हैं या नहीं। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है।
कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे बढ़ेगी। और इधर हाथरस हादसे पर मायावती ने बयान जारी करते हुए भोले बाबा के अंधविश्वास में नहीं फंसने की अपील की और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाथरस हादसे पर बीएसपी चीफ मायावती ने गहरी चिंता जताई और दो टूक कहा कि सरकार राजनीतिक स्वार्थ में ना पड़े, भोले बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन जरूरी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लोगों को बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में ना आने की सलाह दी। मायावती ने भोले बाबा और उनके जैसे बाकी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब आप समझिए कि हाथरस हादसे पर मायावती ने आखिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए क्या संदेश दिया। हाथरस हादसे पर मायावती ने बयान को जारी करते हुए लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर ही बदलाव और सुधार संभव है। मायावती ने कहा कि देश के गरीब, दलित और वंचित समाज के लोगों को भोले बाबा के अंधविश्वास में फंसने से बचना होगा। भोले बाबा के पाखंडवाद दलित और वंचितों के लिए हानिकारक हैं। मायावती ने गरीबों और पिछड़ों से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलकर ही भला होगा। मायावती ने सख्त लहजे में दो टूक लिखा कि भोले बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और अंधविश्वास फैलाने वाले दूसरे बाबाओं पर भी एक्शन होना चाहिए। और हाथरस मामले के मुख्य किरदार वेद प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई जारी है। थोड़ी देर में कोर्ट में वेद प्रकाश मधुकर की पेशी होगी और कल हुई थी वेद प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी। पुलिस की गिरफ्त में हाथरस हादसे का मुख्य किरदार। हाथरस हादसे के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है देव प्रकाश मधुकर। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी मधुकर का नाम है। भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी मधुकर को यूपी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने उसे दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया और फिर उसकी कस्टडी एसटीएफ को सौंप दी। मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए। और मंगलवार को जो सत्संग हुआ था उसके आयोजकों में सिकंदराव की गायत्री देवी का नाम भी शामिल है और हादसे के बाद गायत्री देवी भोले बाबा को फर्जी बता रही हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आपको लगता है कि अब इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या, किस तरह की कार्रवाई? ऐसे होने चाहिए जो जैसे कि जो हादसा हुआ तो देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर अगर शक्ति थी तो सही कर देते। किसको सही कर देते? आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई सही कर देते तो सच्चाई सामने आ जाती। तो अब आपको क्या लगता है? आप तो भक्त थी, बाबा पे बड़ा भरोसा करती थी, आपको लगता था बीमारी ठीक कर देंगे। बिल्कुल टूट गई है। अब तो हम बिल्कुल टूट गए। अब मुझको नहीं जाना है। मुझे पता भी नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। नहीं, आप घबराइए नहीं। हालांकि आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। अच्छा बताइए, देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य सेवादार हैं, वो उनको भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया। वो भी आपके पड़ोसी हैं, तो उनसे कभी बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ उनसे? नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, उनसे आपकी बात नहीं बात हुई। इतना झूठ नहीं बोलेंगे।
और चलिए बात करते हैं मानसून की। जिस मानसून का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा था, उसने अभी अपनी झलक ही दिखाई है कि सब और हाहाकार मच गया है। भारी बारिश के बाद देश के कई राज्यों में हालात बेहद ही खराब हो गए। तो स्क्रीन पर 8 राज्यों की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और यह तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मानसून की पहली बारिश ने ही कई राज्यों में जल तांडव मचा दिया है। जुलाई में बरसे बादलों ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कहीं पर दीवार टूटने की खबरें आने लगी है तो कहीं पर भूस्खलन की खबर आई है। कहीं सड़क पर नाव चलती हुई नजर आ रही है तो कहीं पर स्कूल अस्पताल जलमग्न होते हुए दिख रहे हैं। यार तस्वीर आप देखिए अलग अलग राज्यों की। और अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के पास राघोपुर में पीपा पुल खुलने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राघोपुर के लगभग 3 लोगों का संपर्क टूट गया है और उफनती गंगा नदी में जान जोखिम में डालकर लोग नाव से पार उतरने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर राघोपुर की है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। गंगा नदी के तेज बहाव में मौत को दावत देते हुए नाव की सवारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उफनती गंगा नदी में तेज बहाव के बाद भी नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हैं। नाव पर ही बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों को भी लाद लेते हैं। बाइक, ऑटो समेत बड़ी गाड़ियां भी नाव पर लाद कर नाविक मौत की सवारी करा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद गंगा नदी पर बने पीपा के पुल को खोल दिया गया है। पीपा पुल खुलने से राघोपुर के 3 लाख आबादी वाले इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 18 पंचायतों के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। इन गांव से सैकड़ों लोग रोजाना नौकरी, मजदूरी और कारोबार करने के लिए पटना जाते हैं। हालात यह है कि पटना से राघोपुर जाने और राघोपुर से पटना आने के लिए लोगों को अब मौत की सवारी करनी पड़ रही है। लोगों के लिए आवागमन का मात्र साधन नाव रह गया है। समय से काम पर पहुंचने के लिए लोगों को घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है। नाव वाले भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। बिहार के शिवहर में स्कूल कॉलेज के अंदर पानी भर गया। देखिए रिपोर्ट। बिहार के शिवहर का सरकारी स्कूल इन दिनों स्विमिंग पूल बना हुआ है। स्कूल परिसर के अंदर पानी भर चुका है। 1-2 बच्चे स्कूल के बाहर नजर आ रहे हैं। उनके लिए बारिश मस्ती लेकर जरूर आई है, लेकिन स्कूल के अंदर जमा पानी चरमराई हुई व्यवस्था पर शर्म की छींटें डाल रहा है। शिवहर के सुंदरपुर के मध्य विद्यालय में पिछले कई दिनों से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। स्कूल में शिक्षक तो है, लेकिन बच्चे नदारद है। स्कूल के अंदर बैठना तो दूर, खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं है। स्कूल प्रभारी ने बताया कि जल भराव की समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। विद्यालय में पानी का जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि यथाशीघ्र पानी विद्यालय परिसर से निकाल दिया जाए। शिवहर का मध्य विद्यालय ही नहीं बल्कि जिला मुख्यालय का डिग्री कॉलेज परिसर भी झील में तब्दील हो चुका है। यहाँ भी बारिश के पानी ने कॉलेज परिसर को अपनी इज्जत में ले लिया है और पढ़ाई लिखाई ठप है। तो बिहार में बारिश का जो कहर है वो शहरों की व्यवस्था की पोल खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। हाजीपुर अस्पताल में बीते कई दिनों से पानी भरा हुआ है। बिहार के हाजीपुर के सदर अस्पताल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 2 जुलाई की है। अस्पताल में हर जगह पानी था। जनरल वार्ड से लेकर एक्सरे रूम तक पानी की जद में थे और मरीज बेहाल थे। अब आप इसी अस्पताल की ताजा तस्वीर देखिए। हालात में कोई तब्दीली नहीं है। सदर अस्पताल के अंदर आज भी पानी है। ओटी से लेकर नर्स ड्यूटी रूम और बाकी विभाग पानी पानी है। कुछ लोग पानी से बचकर अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे हैं और कुछ लोग पानी से गुजरकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब आप अस्पताल से बाहर निकलिए और वैशाली जिले का हाल देखिए। शहर के सिनेमा रोड, स्टेशन रोड, कचहरी रोड सहित दर्जनों सड़कों पर पानी भरा है और रोजमर्रा की तरह लोगों की जिंदगी चल रही है। लोग पानी से गुजरकर अपने अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है कि हालात तभी ठीक होंगे जब आसमान से बरसने वाली मुसीबत कम होगी। वैशाली में पिछले कई दिन से हो रही बारिश ने हुक्मरानों के दावों की पोल खोल दी है। हर साल की तरह इस साल भी सदर अस्पताल में पानी भरा है, लेकिन बरसात से पहले इस समस्या के समाधान पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। राजस्थान में कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कई स्कूलों में पानी घुस गया है। धौलपुर की एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बच्चे घुटने भर पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। कई बच्चों के कपड़े भीग गए हैं। बावजूद इसके हौसला देखिए, स्कूल जाने से पीछे नहीं हट रहे।
ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की है, जहां के बच्चों के हौसले को सलाम है। बताया जाता है कि बसेड़ी उपखंड के गांव मई में जलभराव के चलते लोग परेशान हैं। विद्यालय जाने में करीब 3 फीट से ज्यादा गहरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि जलभराव की समस्या दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कई बार बच्चे पानी में गिर भी जाते हैं, जिससे उन्हें चोटें लगी हैं। पानी में गिरने की वजह से बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुजरते हैं। लोगों को पानी के बीच से ही अपनी बाइक से आना जाना पड़ रहा है। कई बार ये पानी के बीच ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लोग गिर पड़ते हैं। बुजुर्गों को भी लाठी के सहारे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों को पानी निकासी के लिए कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। और राजस्थान के टोंक में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों पर पानी लबालब है। पानी के तेज बहाव में एक ट्रक डूब गया। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर जान बचाई। राजस्थान के टोंक की तस्वीर है, जहां भारी बारिश से हाल बेहाल है। सड़क पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव के बावजूद ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है। तेज बहाव के बीच जानबूझकर ट्रक ले जाना ड्राइवर को भारी पड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखते ही देखते ट्रक सड़क से नीचे पानी में डूब गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर और साथी ने तैरकर अपनी जान बचाई। जिला प्रशासन ने लोगों को जोखिम में डालकर जल भराव वाले इलाकों में सड़क पार नहीं करने की अपील की है, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं पड़ रहा। प्रशासन के बार बार अपील के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर जल भराव वाले इलाकों से सड़क पार कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते बाढ़ से हालात खराब हैं। टोंक के कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के चलते कई सरकारी दफ्तर भी जलमग्न हो गए हैं। बिजली निगम के पावर हाउस में भी बारिश का पानी भर गया है। सैकड़ों गांव में बिजली सेवाएं ठप पड़ी हैं। ऐसे हालात में लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और वहीं असम की बात की जाए तो यहां पर बाढ़ से हालात बेहद ही खराब बने हुए। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 52 तक पहुंच गई है। असम के पलाशबाड़ी के ये हालात हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसा है। लोग कमर भर पानी में डूबे हैं। केले के थम के सहारे लोग घरों की रखवाली कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक मध्य असम के कामरूप महानगर के पलाशबाड़ी के साथ ही सातरा पारा में पिछले 5 दिनों से लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। दाने दाने को लोग मोहताज हो गए हैं। पानी अपना हबार आज एसप्ताहे हल হয় অকস্মাত আহি ফেলে ঘর দুয়ার ডুবাই ফেলে গোটাই বয় বস্তু গোটাই ফাঁহি গেছি, কিছুমান পচি গেছি আর গরু গাইৰ বিলে হৈছি। এতিয়া ফেমিলি থলো শিবিৰত, এতিয়া চৰে হাঁহ এইবিলাক ফাঁহি গেল। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। राज्य के 24 जिलों में 515 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर 3.86 लाख से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 52 हो गई है। बाढ़ का पानी निकलने पर लोगों को संक्रमण का भी खतरा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके लिए तैयार है। असम में बाढ़ के बीच नाव पर एक महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया है। नवजात की किलकारी असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर गूंजी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। देखिए, नाव चलती जा रही है, पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। इस बीच 25 वर्षीय जहां आरा खातून प्रसव पीड़ा से करहा रही थी, अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। इसी बीच नाव पर सवार कुछ महिलाओं ने स्थिति खराब होने के बाद महिलाओं ने मदद की। दूर दूर तक उफनती ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे में नाव में बरसात के पानी को रोकने वाले तिरपाल के बीच महिला का प्रसव हुआ और जैसे ही किलकारी गूंजी, लोग खुशी से झूम उठे। फुलियामारी के रहने वाली जहां आरा खातून का गांव पानी में डूब चुका है, ऐसे में वो ऊंची जगह पर शरण उसने ले रखी है। स्वास्थ्य विभाग की विजिटिंग मेडिकल टीम ने गर्भवती खातून को नाव से नदी के पार चिकित्सा सुविधा केंद्र तक ले जाने की तैयारी की है, लेकिन नाव पर ही उसकी स्थिति काफी खराब होने लगी। बहरहाल इन जगहों पर कई स्वास्थ्यकर्मी घूम घूम कर लोगों का इलाज कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। बताया जाता है कि इस जगह पर 2000 से अधिक ऊंची जगहों पर लोगों ने अपने मवेशियों के साथ शरण ले रखी है। और अब बात करते हैं राहुल गांधी के गुजरात दौरे की। अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस नेताओं के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। राजकोट हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी मिलेंगे। मोरबी हादसे के पीड़ितों से भी राहुल गांधी करेंगे मुलाकात।
तो राहुल गांधी गुजरात पहुंच चुके हैं और यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। एक तरफ वो हिरासत में लिए गए कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार वालों से भी वो मिलेंगे। वहीं राजकोट हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, मोरबी हादसे के पीड़ितों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी गुजरात पहुंच चुके और जैसा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को कहा था और सदन में भी कहा था कि गुजरात में कांग्रेस आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करेगी और आने वाले समय में सरकार बनाएगी। तो ऐसा लगता है कि गुजरात को लेकर राहुल गांधी ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी है और इस वक्त वो गुजरात में हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए उनसे मुलाकात करने जाएंगे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो 2 बड़े हादसे हुए हैं राजकोट में और उसके पहले आपको याद होगा मोरबी में पुल का हादसा हुआ था, तो वहां के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। सचिन पाठक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सचिन, राहुल गांधी का कार्यक्रम क्या है, एक तो ये बताइए, और उद्देश्य क्या है राहुल गांधी के गुजरात विजिट का? सचिन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पहले तो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम यहाँ पर मतलब पहले से जो तय किया गया था, वो कार्यक्रम के हिसाब से सबसे पहले वो वासना पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। वासना पुलिस स्टेशन में जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अपनी बात जारी रखिए। जी, जो कार्यक्रम राहुल गांधी का तय था, उस कार्यक्रम के हिसाब से जो पथराव की घटना हुई थी राहुल गांधी की बयानबाजी के बाद, तो वो जो पथराव की घटना हुई थी जिसमें 5 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद वो रिमांड पर थे। आज उनकी रिमांड पूरी होनी थी और रिमांड 4 बजे खत्म होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस कर दिया गया, चूँकि उसमें 121 /2 जो उसमें धारा लगाई गई थी, उस धारा के हिसाब से लोअर कोर्ट को इस पावर नहीं होने के कारण अब वो जो है सेशंस कोर्ट में ये मामला जाएगा, जिसकी वजह से जो तमाम आरोपी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजने का आदेश दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने सवाल भी पूछा था कि इतनी जल्दी उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या थी, जबकि रिमांड तो 4 बजे तक खत्म हो रहे हैं। तो पुलिस ने ये वहाँ पर अपना जो तर्क है वो पुलिस ने रखा है कि कल रथ यात्रा है और उसको लेकर के बंदोबस्त भी है और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, जिसको लेकर के ये प्रक्रिया जो है वो जल्द की जा रही है। तो जो तय कार्यक्रम था, उस तय कार्यक्रम के हिसाब से कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात थी वासना पुलिस स्टेशन में, जहां पे इन आरोपियों को रखा गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रखा गया था, तो वहां से अब वो जुडिशियल कस्टडी में होने के कारण राहुल गांधी सीधा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो पीड़ित वहां पर पहुंचे हैं, जो राजकोट अग्निकांड के पीड़ित हैं, साथ ही साथ उसके अलावा मोरबी अग्निकांड के पीड़ित और सूरत में तक्षशिला कांड के पीड़ित और जो अन्य घटनाक्रम यहाँ पर हुए हैं, उसके जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी हिरासत में है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं, उनके परिवार से भी राहुल गांधी मिलने वाले हैं, उनका भी हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेता है प्रदेश के, उसके साथ साथ में संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा प्रदेश के जो दूसरे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनको राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं, उनसे वो बातचीत करने वाले हैं और उसके बाद वो यहाँ से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। नजर आप बनाए रखें, राहुल गांधी गुजरात में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी। और चलिए अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीच देते हुए गुजरात चुनाव को लेकर कहा क्या था। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और वहीं तमिलनाडु में बीएसपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद समर्थकों में काफी गुस्सा है।
सियासी दलों ने भी इस घटना की निंदा की है। कल शाम आर्मस्ट्रांग की उनके ही घर के बाहर 6 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। In that murder case, we have secured 8 suspects so far. A few minutes before, this is early investigation, preliminary investigation. So after some time, the clear picture and better accurate picture will emerge once we are through with more investigation, more facts and circumstances coming to light. आर्मस्ट्रांग की हत्या से नाराज बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया। लोग हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष की हत्या पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर हमला किया है। बीजेपी ने राहुल से सवाल पूछा है कि दलितों की हत्या पर चुप क्यों है। बीएसपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी को सरेआम, वो भी 7 बजे 6-7 लोग मिलकर बड़े वेपन्स के साथ, मैशेटी, स्वॉर्ड, इस प्रकार के वेपन्स के साथ चेन्नई में मार देते हैं। लगातार वहां पर जो अपराध है, इस प्रकार की आपराधिक घटना है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। दलितों का जीना तमिलनाडु में नामुमकिन होता जा रहा है। जिस प्रकार से कलकुरुची में 65 दलित मारे गए, इसके बाद एक ही सवाल मन में आता है कि क्या स्टालिन साहब जो होम मिनिस्टर भी है, क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें। और दुख की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के तमाम नेता, जो कहीं और घटना होती है बीजेपी शासित प्रदेश में तो वहां पर राजनीति करने, टूरिज्म करने जाते हैं, परंतु जब तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, जब दलित नेता आर्मस्ट्रांग को मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और देखिए राहुल गांधी जो कि गुजरात के दौरे पर हैं, अहमदाबाद पहुंचे हुए इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, राइट? ठीक है। रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या
में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। जैसे मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, हमारा काम, ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा कहते हैं। ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए। इस्लाम में भी, जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है।
आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा। और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है।